today's topic is stack. स्टैक और क्यू का जो कॉन्सेप्ट है मैंने काफ़ी पहले ही बताया था शुरू में बिल्कुल कि स्टैक जो है वो बेसिकली क्या है। स्टैक और क्यू जो है वो जस्ट दो कॉन्सेप्ट हैं और स्टैक और क्यू का स्टैक का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो यहाँ इन और आउट का मतलब जो है वो एडिशन और डिलीशन से है। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, या इसके अपोजिट ही बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन देखते हैं। तो एक आपका सीडी का बॉक्स हो गया, ठीक है ना, जिसमें सीडी जब फिल करेंगे तो पहले ये सीडी आएगी, फिर ये सीडी आएगी, फिर ये सीडी आएगी, फिर ये सीडी आएगी। पर जब आप जैसे 1, ये 2, 3, 4, और जब सीडी को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले कौन सी सीडी निकलेगी? ये वाली। फिर कौन सी निकलेगी? ये वाली। फिर कौन सी निकलेगी? ये वाली। फिर कौन सी निकलेगी? ये वाली। तो सबसे पहले जो सीडी हम रिमूव करेंगे वो सीडी कौन सी होगी? वो सीडी होगी 4th नंबर की, जो सबसे लास्ट में आई है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? स्टैक का। तो स्टैक को हमको यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करना है इस कॉन्सेप्ट को, उसको एरे के थ्रू हम करके देखेंगे पहले। तो एरे में स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे आपका ये एक एरे है 5 एलिमेंट का, तो हम किसी भी एलिमेंट में, जैसे हो गया A0, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो नॉर्मली हम अरे में किसी भी पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। मैं A1 में वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, A4 में वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, फिर A2 में कर सकता हूँ, A0 में कर सकता हूँ। किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आगे से कर सकते हैं, पीछे से कर सकते हैं। पर यदि मैं स्टैक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे को वैल्यू जो है वो एक एंड से ही फिल करना स्टार्ट होगा। मतलब पहली वैल्यू यहाँ आएगी, फिर वैल्यू यहाँ आएगी, फिर वैल्यू यहाँ आएगी, और फिर वैल्यू यहाँ आएगी। और ऐसे ही इन एलिमेंट को यदि रिमूव करूंगा सर इसे इन करने की परमिशन दे दीजिए। और ऐसे ही यदि इन एलिमेंट को मैं क्या करूंगा? रिमूव करूंगा। तो सबसे पहले ये एलिमेंट रिमूव होगा, फिर ये एलिमेंट रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा। तो बेसिकली हमको एरे में ही वैल्यू डालनी है और एरे की वैल्यू को डिलीट करना है और एरे की वैल्यू को ही प्रिंट करना है। पर एक पर्टिकुलर हमको कॉन्सेप्ट को साथ में इम्प्लीमेंट करना है, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, या शॉर्ट में इसको ध्यान रखिएगा ऐसा भी बोला जाता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यह आपका कॉन्सेप्ट किसका है? स्टैक का है। तो इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। देखिए ये जैसे है आपका एक स्टैक, ये स्टैक है एक, है ना। ये बेसिकली है आपका क्या? A0, ये है आपका A1, ये आपका है A2, A3, और ये है A4। तो इनिशियली देखिए, यदि मैंने ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया जिसको बोला जाता है पुश, यहाँ पे हम लिख देते हैं
पुश और कोई नंबर। पुश बेसिकली जो ऑपरेशन है ये किसके लिए बोला जाता है, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने लिखा पुश 5, तो वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, वैल्यू जानी चाहिए, ये एक काम करते हैं, इसको हम फिलहाल एक खाली छोड़ देते हैं, नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने लिखा पुश 5, पहली वैल्यू जो है वो कहाँ इंसर्ट होगी, पहली वैल्यू यहां इंसर्ट होगी। इसके बाद पुश 8, तो अगली वैल्यू कहाँ जाएगी, 5 यहां था, 8 यहां जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू पुश कर रहे हैं, पुश पुश किया हमने सपोज 7, तो 5 यहां था, 8 यहां था और 7 यहां था। देखिए एरे ही है, मैंने वर्टिकल लिखा हुआ उसको, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली हमारा जो स्टैक था वो था क्या, खाली। हमने किया पुश 5, 5 यहाँ इंसर्ट हो गया, फिर किया पुश 8, 8 उसके ऊपर इंसर्ट हो गया, पुश 7, तो 7 उसके ऊपर इंसर्ट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने यहाँ पे पुश की जगह दूसरा ऑपरेशन अप्लाई किया। अब हमने सपोज लिखा यहाँ पे पॉप, तो पुश जब करेंगे तब तो देखिए इसमें वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा कि पुश कर रहे हैं मतलब हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और ऐड कौन सी वैल्यू कर रहे हैं तो इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। पर जब हम पॉप करेंगे तो पॉप करते टाइम आपको कोई वैल्यू या कुछ पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो आपकी रिमूव होगी वो कहाँ होगी, टॉप से। मतलब हमने 5 यहाँ लिखा था, 8 यहाँ लिखा था, 7 यहाँ लिखा था, तो 7 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक है ना, तो कभी भी पुश ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू जो सबसे आखिरी में आई है वो वैल्यू क्या होगी, आपकी डिलीट हो जाएगी। और डिलीट होने के बाद आपका क्या होगा, एरे जो होगा वो इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएगा। एरे आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर एक्चुअल में देखें तो फिजिकली किसी वेरिएबल की वैल्यू डिलीट तो होती नहीं है, तो हम उसको मतलब मान लेंगे कि वहां पे वो इंसर्ट नहीं हुई है, ऐसा कर देंगे। या आप चाहते हो अगर उसमें उसको एक्चुअल में डिलीट करना है तो उस पोजीशन पे हम क्या इंसर्ट करवा देंगे, नल इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो पोजीशन देखिए पॉसिबल है कि सपोज ऐसी आप, मैं फिर से यदि पुश करता हूं तो क्या होगा, अब देखिए मैं फिर से पुश ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे हमने फिर से लिखा क्या, पुश, वैल्यू लिखी 3, तो वैल्यू कहां इंसर्ट होगी, 5, 8 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन जो है आपके क्या है, साइमल्टेनियसली चलेंगे। मतलब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप पूरी वैल्यू पहले पुश करोगे फिर पॉप ऑपरेशन अप्लाई करोगे। यहाँ पे स्टैक में आपका पुश और पॉप ऑपरेशन साइमल्टेनियसली चल सकता है, कि आपने कुछ वैल्यू पुश की फिर पॉप कर दी, कुछ वैल्यू फिर पुश की फिर पॉप की, है ना। बस आपको यहाँ पे दो केस को कंसीडर करना पड़ेगा, दो केस को ध्यान रखना पड़ेगा, कि जैसे कि आप वैल्यू पुश करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, जैसे एक पोजीशन आपकी ऐसी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ 9 लिखा, यहाँ अपने 2, कि आपकी वैल्यू पुश करते करते एरे जो है वो पूरा क्या है, भर गया है। ठीक है ना, तो इस केस में यदि मैं पुश ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, क्योंकि देखिए एरे है तो एरे की कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 4,
तो 4 कहाँ इंसर्ट होगा, तो 4 के लिए तो जगह ही नहीं है, तो ये पोजीशन जो आपकी कहलाएगी क्या, इसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है ना, ये चीज कहलाएगी स्टैक ओवरफ्लो। तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्टैक में जगह नहीं है, स्टैक फिल हो गया है और स्टैक का फिर भी फिल कर रहे हैं, तो आपका स्टैक जो होगा क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और स्टैक आपका क्या कहलाएगा इस केस में, ओवरफ्लो। और ऐसे ही एक पोजीशन और हो सकती है आपका, या एक केस और हो सकता है कि आपके पास स्टैक है और स्टैक क्या है, खाली है, और आप यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, पॉप। तो पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है कि वैल्यू को डिलीट करना, पर यहाँ पे डिलीट करने के लिए कोई वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो वैल्यू यदि अवेलेबल नहीं होगी तो ये कहलाएगी आपकी वैल्यू स्टैक, यहां लिख देता हूं स्टैक अंडरफ्लो, ये कहलाएगा आपका स्टैक अंडरफ्लो पोजीशन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका एक, सबसे पहले देखिए एक एरे है पूरा खाली है, ठीक है ना, हम कॉन्सेप्ट जो है कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं स्टैक का कॉन्सेप्ट, और स्टैक का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो वैल्यू सबसे आखिरी में आई है वो वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगी। तो स्टैक हमारा खाली है, इसमें हमने पुश ऑपरेशन अप्लाई किया। पुश ऑपरेशन जैसे ही अप्लाई किया हमने, क्या होगा, पुश ऑपरेशन हमने जैसे ही अप्लाई किया तो 5 इंसर्ट, जैसे लिखा है पुश 5, क्योंकि पुश ऑपरेशन अप्लाई होगा तो क्या होगा, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो पुश 5 का मतलब है कि वैल्यू इंसर्ट करनी है, और वैल्यू क्या है 5। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम कभी भी पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं कि कहाँ इंसर्ट होनी है और कौन सी वैल्यू डिलीट होनी है। वैल्यू हमेशा कहाँ इंसर्ट होगी, जो वैल्यू लास्ट टाइम है उसके ऊपर इंसर्ट होगी, और वैल्यू कौन सी डिलीट होगी, जो वैल्यू सबसे लास्ट में आई है वो वैल्यू आपकी डिलीट होगी। तो जैसे हमने लिखा पुश 5, तो 5 सबसे ऊपर इंसर्ट हो गया। इसके बाद लिखा है पुश 8, तो 8 जो होगा वो क्या होगा, आपका 5 के ऊपर आ जाएगा, मतलब A1 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर लिखा है पुश 7, तो 7 आपका इंसर्ट होगा, और 7 कहाँ आ जाएगा, 8 के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हमने पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया, तो जैसे ही पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, 7 आपका वहां से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद हमने लिखा है, मतलब 7 रिमूव हुआ तो एरे की पोजीशन, एरे में क्या होगा, 5 और 8 बचे। अब हमने फिर से पुश ऑपरेशन अप्लाई किया, तो अब पुश लिखा है 3, तो 3 कहाँ आएगा, 5 है, 8 है, और 3 कहाँ आएगा, उसके ऊपर। ठीक है ना, तो पॉप और पुश ऑपरेशन का कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले पुश करने हैं या पहले पॉप करने हैं, आप साइमल्टेनियसली इन ऑप्शन को चला सकते हो, आप कुछ वैल्यू पुश करके फिर पॉप कर सकते हैं, कुछ पॉप कितनी बार करना, एक वैल्यू पॉप कर सकते हैं, 2 वैल्यू पॉप कर सकते हैं, फिर पुश ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैक जो होगा ऐसे आपका ऊपर जाता जाएगा और नीचे आता आएगा। पर स्टैक है, पर एरे है, इसकी अपनी क्या है, एक साइज की लिमिटेशन है। तो यहाँ पे हमारा एरे का साइज कितना है, 5। तो डेफिनेटली इसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि स्टैक जैसे आपने वैल्यू डालते डालते उसको भर दिया पूरा, तो भरने के बाद क्या होगा, यदि वैल्यू आप पुश करोगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आना चाहिए, स्टैक ओवरफ्लो। और यदि एरे खाली है और हम कर रहे हैं पॉप, क्योंकि पॉप होने के लिए कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसको डिलीट करे, पर एरे हमारा क्या है, ऑलरेडी खाली है। तो एरे खाली है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश करेंगे, स्टैक अंडरफ्लो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है किसका, स्टैक का। अब हम देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो इसी एग्जांपल में बता रहा हूं कि वेरिएबल्स वगैरह लेके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम है टॉप। बेसिकली हमको क्या करना है, पॉइंटर मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंटर मेंटेन करके चलना है, और उस पॉइंटर की वैल्यू को हमको क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे रहेगी, क्योंकि जो पॉइंटर की वैल्यू है वहीं पे वैल्यू आपकी इंसर्ट होगी और वहीं से वैल्यू डिलीट होगी। तो इस पॉइंटर की हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, इसका नाम नॉर्मली हमने लिया जैसे टॉप, और इसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने इनिशियली, -1।
ठीक है, वेरिएबल नेम है टॉप, इसकी वैल्यू कितनी है -1। अब जैसे ही पुश ऑपरेशन अप्लाई किया, पुश 5, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे यहां पे टॉप प्लस प्लस। टॉप प्लस प्लस करने से टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी कितनी, जैसे ही टॉप प्लस प्लस किया तो टॉप हो गया हमारा कितना 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टॉप की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0, सॉरी टॉप की इनिशियल वैल्यू कितनी थी -1। अब जैसे टॉप प्लस प्लस किया तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, मतलब टॉप कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया इस पोजीशन में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए टॉप इज इक्वल टू 5, तो ए टॉप इज इक्वल टू 5 मतलब ए 0 में क्या इंसर्ट हो जाएगा 5। सेम प्रोसेस देखिए यहाँ होगी, फिर हम लिखा पुश 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉप प्लस प्लस। टॉप प्लस प्लस लिखने से टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, टॉप की वैल्यू हो गई 1, मतलब टॉप आ गया यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, ए टॉप में कितना इंसर्ट कर देंगे 8। फिर देखिए क्या करेंगे, पुश 7, तो टॉप प्लस प्लस, टॉप प्लस प्लस करने के बाद टॉप इज इक्वल टू कितना हो गया 2, मतलब टॉप आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। अब हम करेंगे ए टॉप इज इक्वल टू 7, तो 8 टॉप मतलब A2 में कितना चला गया 7। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, मतलब टॉप जो है बेसिकली कहाँ पे रहता है, टॉप हमेशा कहाँ रहेगा, जहां पे वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है उसके जस्ट नीचे। जैसे टॉप की वैल्यू मतलब कभी भी हम पुश ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे सेकंड वाला केस हम देखते हैं कि पुश 8 वाला, तो पुश 8 अभी टॉप कहाँ पे है देखिए, पुश 8 करने से पहले टॉप कहाँ पे है 0 पे है। तो जब हम वैल्यू पुश करेंगे तो एरो को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, पहले टॉप प्लस प्लस किया, टॉप कहाँ आ गया 1 पे, और 1 पे आने के बाद हमने A1 में लिखा A1 इज इक्वल टू 8। फिर टॉप प्लस प्लस किया, नेक्स्ट पुश 7 वाले केस में टॉप प्लस प्लस किया, टॉप कहाँ चला गया 2 पे, फिर A2 में क्या इंसर्ट किया 7। अब हम फिर से अगर पुश ऑपरेशन अप्लाई करते तो टॉप को ऊपर बढ़ाते और वहां पे वैल्यू इंसर्ट कर देते, पर हमने एक एग्जांपल में भी क्या लिखा है, पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है मतलब हमको क्या करना है 7 को डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल n में हम स्टोर कर लेंगे a टॉप की वैल्यू को, ठीक है ना। मतलब a टॉप की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू मतलब 7 कहाँ आ गया n में, और अब हम कर देंगे टॉप माइनस माइनस, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस से टॉप की वैल्यू हो जाएगी वापस 1। टॉप माइनस माइनस, तो टॉप की वैल्यू वापस कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अब n इज इक्वल टू ए टॉप इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जिस वैल्यू को भी डिलीट करते हैं उस वैल्यू पे एक बार हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना। उस वैल्यू को हम एक बार प्रिंट करवाते हैं, इसलिए हम ए टॉप में 7 स्टोर कर लेंगे और टॉप को नीचे खिसका देंगे और 7 को बाद में प्रिंट करवा देंगे। अब फिर से लिखा है पुश, तो पुश में हम फिर से क्या करेंगे टॉप प्लस प्लस, जिससे टॉप कितना हो जाएगा, टॉप की वैल्यू फिर से हो जाएगी 2, और ए टॉप मतलब A2 में हम कितना इंसर्ट कर देंगे, A2 में हम इंसर्ट कर देंगे 3, तो यहाँ पे हमने फिर से इंसर्ट कर दिया 3। और अब आती है बात ओवरफ्लो की और अंडरफ्लो की। तो ये केस देखिए, ओवरफ्लो का केस जो है वो कब हो सकता है, जब आप पुश ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ओवरफ्लो तभी पॉसिबल है जब पुश ऑपरेशन अप्लाई हो, ठीक है ना। क्योंकि जब वैल्यू पुश कर रहे हैं और अरे भर गया तो हम क्या करेंगे, उसको ओवरफ्लो बोलेंगे। तो हम यहाँ पे हमेशा एक प्रोग्राम में चेक लगा देंगे कि इफ टॉप इज इक्वल टू n-1, n-1 मतलब कि उसका साइज जो है अरे का कितना है n, मतलब n मतलब कि जैसे इस अरे का साइज कितना है 5, ठीक है ना। एरे का साइज 5 है और टॉप यहाँ पे जब वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे तो टॉप कहाँ पे पहुंच जाएगा आखिरी में, यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 4 तक पहुंच गया। हम चेक कर लेंगे कि टॉप की वैल्यू यदि ऊपर तक पहुंच गई है, मतलब n-1 मतलब कि 4 तक पहुंच गई है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक मैसेज प्रिंट करा देंगे स्टैक ओवरफ्लो। और पॉप वाले कंडीशन में आपका ये केस या एक चीज हो सकती है कि स्टैक आपका अंडरफ्लो हो सकता है। तो जब भी पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब हम यहाँ पे हमेशा क्या लिख देंगे कि इफ टॉप इज इक्वल टू -1, क्योंकि जब स्टैक खाली है तो टॉप की वैल्यू कितनी होती है, -1, हमने देखा शुरू में। ठीक है ना, जब टॉप खाली होगा, सॉरी एरे खाली होगा या स्टैक खाली होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। और -1 होगी तो क्या करेंगे हम, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे अंडरफ्लो का। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, फिर इसके बाद अपन इसका एल्गोरिथम लिखेंगे और एल्गोरिथम लिखने के बाद हम इसका फिर प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एल्गोरिथम। बहुत सिंपल है, स्टैक और क्यू जो है वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी इजीली आप कर सकते हैं। तो हम इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। पहले एल्गोरिथम बनाएंगे किसका, पुश ऑपरेशन का। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप देखिए क्या आ जाएगा, इफ टॉप इज इक्वल टू n-1, और टॉप की वैल्यू यदि ऊपर तक पहुंच गई है तब यहां हम प्रिंट करवा देंगे क्या, प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो, और यहां से कर देंगे प्रोग्राम को एग्जिट। ठीक है, क्योंकि कभी भी पुश ऑपरेशन कराएंगे तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक कर लेंगे कि यदि स्टैक आपका क्या हो रहा है, n-1 मतलब ऊपर तक भर गया, तो स्टैक ओवरफ्लो करके मैसेज प्रिंट करे और यहां से बाहर हो जाए। ठीक है ना, ये एल्गोरिथम है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का टेक्स्ट फॉर्म इंप्लीमेंटेशन। अब हम लिखते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 और ए टॉप इज इक्वल टू हमारा चले जाएगा जो भी डेटा आइटम है हम उसको यहाँ पे डाल देंगे, और ये हमारा हो गया एल्गोरिथम खत्म। देखिए कितना सिंपल सा एल्गोरिथम है इसका। टॉप चेक किया, ऊपर तक तो नहीं आ गया, नहीं आया है तो टॉप की वैल्यू 1 बढ़ाई और उस वैल्यू में हमने क्या डाल दी, आइटम डाल दी। टॉप बेसिकली एरे की इंडेक्स को कंटेन कर रहा है कि टॉप की वैल्यू 0 होगी तो 0 में आइटम जाएगी, 1 होगी तो 1 में आइटम जाएगी, 2 होगी तो 2 में आइटम जाएगी, इस तरह से। अब इसका हम बनाते हैं फंक्शन। ठीक है ना, एल्गोरिथम है फंक्शन कि इसमें फंक्शन कैसे बनेगा। हम यहां लिख देते हैं इंट पुश इंट आइटम, डेटा आइटम। पहले लिखा इफ टॉप इज इक्वल टू n-1, देन printf
स्टैक ओवरफ्लो एंड रिटर्न -1, ठीक है ना, स्टैक ओवरफ्लो एंड रिटर्न -1। या यहां पे इसको थोड़ा कर मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, यहां पे इसको वाइट टाइप बना दें, और यहां लिख दें सिर्फ रिटर्न, ठीक है ना। वॉइड बनाने का मतलब है कि पुश फंक्शन अब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो पुश फंक्शन जब कॉल होगा तो एक वैल्यू हम इसमें पास करेंगे, और जो वैल्यू इसमें पास करेंगे वो आइटम वेरिएबल में स्टोर होगी। अब चेक करेंगे कि टॉप इज इक्वल टू n-1 है, और टॉप हमारा क्या है, मान के चल रहे हैं कि एक आपका ग्लोबल वेरिएबल है विच कंटेन द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे। और यदि ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, टॉप प्लस प्लस और ए टॉप में डाल देंगे हम हमारी आइटम, इस तरह से। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा किसका, पुश का, ठीक है ना। इसको आप लोग अगर स्नैप लेना चाहें तो ले लीजिए इसकी। अब यहाँ पे देखिए कि फंक्शन इसलिए बनाए हैं यहाँ पे क्योंकि पुश ऑपरेशन और जो पॉप ऑपरेशन अभी बनाएंगे, ये दोनों फंक्शन को हमको क्या चलाना है, साइमल्टेनियसली चलाना है, ठीक है ना। इन दोनों फंक्शन को हमको साइमल्टेनियसली चलाना है। साइमल्टेनियसली चलाना मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि पहले पुश चलाना है फिर पॉप चलाना है। हो सकता है आपको पुश चलाएं फिर पॉप चलाएं फिर पुश चलाएं फिर पॉप चलाएं। तो इसलिए हमको इस प्रोग्राम को क्या बनाना पड़ेगा, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब कि आप 1 एंटर करें तो पुश ऑपरेशन चले, 2 एंटर करें तो पॉप ऑपरेशन चले, 3 एंटर करें तो आपका एरे जो स्टैक की वैल्यू हो वो डिस्प्ले हो, और 4 एंटर करें तब वो क्या हो, वहां से एग्जिट हो, ठीक है। तो इस तरह से हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम एक बनाएंगे, और वहां पे फंक्शन को यूजर्स की चॉइस के बेस पे हम कॉल करेंगे। क्योंकि आपको पुश फंक्शन मैंने बताया था, शुरू में से बता रहा हूं, जैसे कि इन फंक्शंस को चलाने का आपका कोई सीक्वेंस नहीं है। आप कभी भी पुश ऑपरेशन चला सकते हो, कभी भी पॉप चला सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले से मालूम हो कि आपको 2 बार पुश करना है 2 बार पॉप करना है। आप कभी भी पुश और पॉप ऑपरेशन को चला के स्टैक की वैल्यू को देख सकते हो। इसलिए इस प्रोग्राम को आपको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो वहां पे हम प्रोग्राम जो बनाएंगे मेनू ड्रिवन, वहां पे हम इन फंक्शंस को क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो ये पहला एल्गोरिथम है आपका किसके लिए, पुश ऑपरेशन के लिए। अब हम देखते हैं पॉप का। तो देख के समझ में आ ही रहा है कि टॉप की वैल्यू n-1 होगी तो स्टैक ओवरफ्लो और फंक्शन खत्म। अदरवाइज टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा और टॉप में चले आएगी आपकी आइटम। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम फॉर पॉप। तो इसमें पहला स्टेप क्या आएगा कि इफ टॉप इज इक्वल टू -1 देन प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट, क्या प्रिंट करा देंगे, स्टैक अंडरफ्लो, और यहां से एग्जिट। और फिर लिखते हैं यहां पे क्या हम, एंड इफ
एंड इफ मतलब कि इफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। एल्गोरिथम में अपने हिसाब से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, n इज इक्वल टू a टॉप, फोर्थ स्टेप टॉप माइनस माइनस, और फिफ्थ स्टेप प्रिंट n, और सिक्स्थ स्टेप स्टॉप। तो पॉप के जो एल्गोरिथम है इसमें बेसिकली हमको सिर्फ क्या करना है, पॉइंटर को नीचे शिफ्ट करना है। और पॉइंटर को जब नीचे शिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि आप जो करंट टॉप है, मतलब टॉप की वैल्यू कहाँ होगी, देखिए जो लास्ट एलिमेंट है वहीं पे होगा टॉप, तो उसको हमको डिलीट करना है। तो सबसे पहले उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि n में स्टोर किया है। और इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो वैल्यू डिलीट हो रही है उसको एक बार हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं कि 5 डिलीटेड, 7 डिलीटेड। क्योंकि वैल्यू जब हम इंसर्ट करते हैं तब तो यूजर एंटर करता है किस वैल्यू को इंसर्ट करना है, और जब वैल्यू डिलीट हो रही है तो स्क्रीन के ऊपर एक बार फ्लैश होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू को आप डिलीट कर रहे हो। तो वैल्यू को हम ए टॉप की वैल्यू कम करने से पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही था आपका किसका, पॉप का एल्गोरिथम। और अब इसका हम बनाते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हम बनाएंगे इंट पॉप, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने n। यहां पे सबसे पहले लिखा इफ टॉप इज इक्वल टू -1, तो प्रिंट एफ स्टैक अंडरफ्लो, और यहां पे रिटर्न करवा देंगे इसके इसमें -1। ठीक है ना, स्टैक ओवरफ्लो और -1 रिटर्न हो जाए, क्योंकि नंबर को रिटर्न कराना जरूरी है, क्योंकि हमने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या बना है इंट, और -1 मतलब कैसा नंबर जो कि हम नॉर्मली फेल के केस में जनरेट करवाते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा, n में हम क्या डाल देंगे, a टॉप की वैल्यू को, इसके बाद हमने टॉप को क्या किया, माइनस माइनस एक पीछे किया, और रिटर्न करवा दी हमने किसकी वैल्यू, n की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। ठीक है ना, तो जो वैल्यू डिलीट हो रही है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न, और टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पीछे। तो बेसिकली एक सिर्फ पॉइंटर है टॉप, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पुश के केस में बढ़ा रहे हैं और पॉप के केस में पीछे ला रहे हैं, बस उसको आगे पीछे लेके जाना है। और पुश के केस में हमने किस ऑपरेशन का ध्यान रखा है, ओवरफ्लो का, और पॉप के केस में किस चीज का ध्यान रखा है हमने, अंडरफ्लो का। ठीक है ना, और अब हम अगर बात करें कि स्टैक की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ हम पहली वाली स्क्रीन में आते हैं और इस केस को कंसिडर करते हैं, ये वाले केस को। ये यदि आपका स्टैक है और आप चाहते हो कि स्टैक की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, डेफिनेटली 385 ही प्रिंट होनी चाहिए, पर किस ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए, ऊपर से कि नीचे से। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को जब प्रिंट कराएंगे तो हम ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ये स्टैक है। तो जो वैल्यू सबसे लास्ट में आई है उसको प्रिंट कराएंगे, और फिर जो वैल्यू सबसे बाद में आई है उसको सबसे आखिरी में। मतलब कि सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 3, फिर 8, फिर 5। मतलब कि सिंपल हमारा लूप कहाँ से चलेगा, टॉप से लेके 0 तक। ठीक है ना, यहाँ पे यदि है तो टॉप से लेके 0 तक, यहाँ पे यदि है तो टॉप से लेके 0 तक, यहाँ पे है तो टॉप से लेके 0 तक, और यहाँ पे है तो टॉप से लेके 0 तक। इस ऑर्डर में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी प्रिंट होती जाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम टॉप को इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं एरे के थ्रू। लास्ट वाली स्क्रीन का यदि आपने स्नैपशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। और इसके बाद हम पहले बताते हैं कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि स्टैक और क्यू के जो प्रोग्राम हैं या इवन लिंक लिस्ट के जो प्रोग्राम हैं, इनमें कई सारे ऑपरेशन होते हैं, और किसी भी ऑपरेशन को आपको किसी भी ऑर्डर में चलाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, तो हमको ऑन द बेसिस ऑफ यूजर चॉइस डिसाइड करते हैं कि पुश ऑपरेशन चलाना है कि पॉप ऑपरेशन चलाना है। हाँ, ठीक है।
तो अब अपन देखते हैं पहले इसके कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। स्नैपशॉट किसी को लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम खोलते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा इंट सी एच, यहाँ लिखा मेनू बनाया एक, ठीक है, मेनू बनाते हैं। और हमने यहाँ लिख दिया 1 फॉर पुश, टू फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले, एंड 4 फॉर एग्जिट। ठीक है, तो ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। और नीचे हम लिख देते हैं फिर से प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस 1 to 4। ठीक है, अब यहाँ स्कैन एफ %d कॉमा %ch। तो यूजर के सामने हमने एक मेनू शो कर दिया प्रिंट एफ से सिंपल, और यूजर से बोला कि एंटर योर चॉइस 1 to 4। तो यूजर कोई भी चॉइस एंटर करेगा। अब हमको ये करना है कि 1 एंटर करने पे आपका एक फंक्शन चले, 2 एंटर करने पे दूसरा फंक्शन चले, 3 एंटर करने पे कुछ और चले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लगा सकते हैं कि इफ सी एच इज इक्वल टू 1 देन डू दिस, एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू 2। पर इस तरह के केस में आप देखोगे कि आपका इफ की बजाय स्विच केस ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि हर बार हमको इक्वल कंडीशन ही चेक करनी है। तो हम लिखेंगे स्विच सी एच। अब यहाँ लिखा केस 1, मतलब यदि सी एच की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। तो हम यहाँ बेसिकली फंक्शन कॉल करेंगे, पर यहाँ पे जस्ट मैं मैसेज प्रिंट करवा दे रहा हूं, पुश। केस 2 यहाँ पे लिख देते हैं पॉप केस 3 डिस्प्ले। ठीक है ना।
केस 4, एग्जिट, और यदि इसके अलावा यूजर ने कुछ एंटर किया, मतलब डिफॉल्ट वाला केस, तो डिफॉल्ट में क्या डाल देंगे, प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हुआ इसका और ये ब्रैकेट बंद हुआ मेन का। देख लीजिए आप पूरा प्रोग्राम एक बार में, बहुत सिंपल प्रोग्राम है कि हमने यूजर्स के सामने एक मेनू शो किया, यूजर एंटर करेगा, 1 एंटर करेगा तो पुश शो प्रिंट होगा, 2 एंटर करेगा तो पॉप प्रिंट होगा, 3 एंटर करेगा तो डिस्प्ले प्रिंट होगा, 4 में एग्जिट प्रिंट होगा, और इसके अलावा कोई नंबर एंटर करेगा तो आपका मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस। इसको मैं एक बार चला के देखता हूं। ये देखिए मेनू आ गया आपके सामने। अब मैंने एंटर किया 2, क्या मैसेज आया, पॉप और प्रोग्राम से बाहर। एंटर किया 1, क्या प्रिंट हुआ, पुश और बाहर। हमने एंटर किया 4, क्या प्रिंट हुआ, एग्जिट और बाहर। और फिर से हमने एंटर किया सपोज 7, तो क्या मैसेज आया, इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से हमारा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनेगा। पर अभी इस प्रोग्राम में एक चेंज हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम जो है वो क्या है, देखा आपने, एक ही बार चल रहा है। ठीक है ना, मतलब आपसे एक बार नंबर पूछता है, उस चीज को चला के प्रोग्राम से बाहर कर देगा। तो अब इस प्रोग्राम में मेरे को पुश ऑपरेशन यदि 2 बार चलाना है, क्योंकि एरे है, एरे में अगर मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो वो वैल्यू तो तब तक ही रहेगी ना जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है। प्रोग्राम यदि खत्म हो जाएगा तो पूरी वैल्यू मिलेंगी नहीं, वो तो दोबारा नए सिरे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहने चाहिए। मतलब मैं एक बार पुश करूं, पुश ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद क्या होना चाहिए, फिर से मेनू स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। फिर मैं एंटर करूं पुश, पुश ऑपरेशन अप्लाई हो, फिर से मेनू आ जाए। पॉप ऑपरेशन अप्लाई करूं तो चॉइस 2 एंटर करूं, पॉप ऑपरेशन अप्लाई हो और मेनू फिर से स्क्रीन के में आ जाए। ठीक है ना, फिर मैं 3 ऑपरेशन 3 यदि लिखूं चॉइस, डिस्प्ले ऑपरेशन चले तो डिस्प्ले ऑपरेशन फिर से स्क्रीन में आ जाए। जब मैं 4 एंटर करूं तभी वो प्रोग्राम से वापस आए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पुश ऑपरेशन को कई बार चलाना पड़ सकता है और कई बार बीच में पॉप ऑपरेशन चलाएंगे। डेफिनेटली हम, जैसे हमने 2 वैल्यू पुश की, उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि वैल्यू पुश हुई है कि नहीं हुई है, तो 2 बार पुश ऑपरेशन चला के मैं थर्ड वाला ऑप्शन चलाऊंगा, डिस्प्ले वाला। फिर मैं 2 वैल्यू और पुश करूंगा, फिर डिस्प्ले वाला चलाऊंगा, फिर मैं एक वैल्यू को पॉप करूंगा, फिर डिस्प्ले वाला चलाऊंगा। तो इन तीनों ऑप्शन को मेरे को साइमल्टेनियसली चलाते रहना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि प्रोग्राम से बाहर ना आए। प्रोग्राम से बाहर है तभी आना चाहिए जब हम एंटर करें क्या, 4। मतलब कि हमको इस पूरे प्रोग्राम को डालना पड़ेगा एक लूप के अंदर। तो अब देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं एक लूप, यहां पे लिखा डू। ठीक है ना, डू, और नीचे लिख दिया है हमने क्या, वाइल। डू और क्या लिखा है, वाइल। और वाइल में क्या लिखे हम कि वाइल ch इज इक्वल टू 4। ठीक है, वाइल ch इज इक्वल टू 4। तो अब क्या होगा, देखिए यूजर ही 1 एंटर करेगा तो पुश ऑपरेशन चलेगा, यहां पे आएगा, वाइल वाली कंडीशन क्या होगी, सॉरी, नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू 4। तो ch की वैल्यू 4 नहीं है, नहीं है, तो फिर से ऊपर चले जाएगा, फिर से मेनू आ जाएगा। फिर एंटर किया यूजर ने 2, पॉप ऑपरेशन चलेगा, चेक करेगा ch इज नॉट इक्वल टू 4, यस, तो क्या होगा, ये फिर से ऊपर चले जाएगा। फिर एंटर करेगा 3, ये करेगा, फिर से ऊपर चले जाएगा। कोई और नंबर एंटर करूंगा तो इनवैलिड चॉइस आएगा, फिर से मेनू आ जाएगा। जब यूजर 4 एंटर करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा गया कि ये लूप कब तक चलता रहे, जब तक ch की वैल्यू 4 नहीं है। तो जब वैल्यू 4 होगी तब ये लूप से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो अब आप इस प्रोग्राम को देखिए, मैंने एंटर किया, देखिए 1, क्या आया, पुश,
एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लाइन लगा देता हूँ। है ना, और हाँ ठीक है। अब एक मिनट, अभी यहाँ क्या हो गया। देखिए मैंने एंटर किया 1, क्या आया, ये मैसेज आया देखिए पुश, और फिर से मेनू आ गया। अब मैंने एंटर किया फिर से 1, फिर से हुआ पुश, फिर से मेनू आ गया। फिर मैंने एंटर किया 2, क्या हुआ, पॉप, फिर से मेनू आ गया। फिर एंटर किया पॉप, फिर से मेनू आ जाएगा। 3 एंटर करेंगे तो डिस्प्ले आएगा, फिर बाहर आ जाएगा। फिर 3 एंटर किया, ये आ जाएगा। 5 एंटर करूंगा तो क्या होगा, इनवैलिड चॉइस आएगा, फिर से बाहर आ जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि आपका ये चलता ही रहेगा, लूप से बाहर निकलेगा ही नहीं। आप कितनी बार भी पुश पुश कर सकते हैं और कितनी बार भी आप पॉप पॉप कर सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे क्या 4, तब ये क्या होगा एग्जिट, और तब ये लूप से कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो हमको स्टैक और क्यू के और इवन लिंक लिस्ट के जितने ही प्रोग्राम हैं, तो ऐसे इस पैटर्न में ये प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। अब हमको करना क्या है, करना ये है सिर्फ कि यहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम में ऊपर क्या बना देंगे, फंक्शंस बना देंगे। आप ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया, सपोज सिंपल फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड पुश। वॉइड पॉप, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैसेज अभी यहाँ सिर्फ मैसेज डाल रहा हूँ मैं, है ना, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। पॉप यहाँ डाल दिया। जब हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुश का पॉप का प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कॉल कर लेंगे, फंक्शन पुश। यहाँ कॉल कर लेंगे फंक्शन पॉप, और यहाँ कॉल कर लेंगे फंक्शन डिस्प को। ठीक है ना। तो अब थोड़ा छोटा करके देखते हैं पूरा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में देखिए एक पुश फंक्शन बना दिया, एक पॉप फंक्शन बना दिया, एक डिस्प फंक्शन बना दिया। तीनों में फिलहाल एक मैसेज ही प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मेन में हमने वही मेनू बना दिया है। मेनू बनाने के बाद क्या होगा, आपका ऑप चॉइस आएगी। 1 एंटर करेंगे तो पुश फंक्शन चलेगा, 2 एंटर करने पे पॉप फंक्शन चलेगा, 3 एंटर करने पे डिस्प्ले फंक्शन चलेगा। ठीक है ना। 3 एंटर करने पे यहाँ पे चला देते हैं डिस्प्ले फंक्शन। और फोर्थ में तो हमको क्या करना है, एग्जिट प्रिंट कराना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम पूरा बनेगा। बस हमको यहाँ पे पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, जो मैंने अभी बोर्ड पे आप लोगों को फंक्शन लिखवा है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तब इसको आप चला के एक बार देख लेते हैं वन पहले। 1 देखिए पुश मैसेज आया, पुश फंक्शन फंक्शन के थ्रू आया। 2 एंटर किया, पॉप आया, फंक्शन के थ्रू आया। 3 एंटर किया। ठीक है ना। 3 एंटर करने में क्या आया, ओ गलत लिख दिया मैंने, वहां पे लिख गलत दिया है। 3 एंटर करने पे डिस्प्ले मैसेज आना चाहिए, है ना। 3 एंटर किया, डिस्प्ले मैसेज आया। ठीक है ना। 8 एंटर किया, इनवैलिड चॉइस आया। और जब फाइनली एंटर करेंगे 4,
तब ये चले जाएगा प्रोग्राम से बाहर। तो ये आपका क्या है, प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप प्रोग्राम छोड़ के उसके स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होने लगो जब प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को अलग से बना दिया है। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, पुश का, पॉप का, मतलब स्टैक का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम इसमें अपन फिट करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा। इस तरह से फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली फंक्शन चलाने हैं पूरे। ठीक है ना। यदि हमको एक के बाद एक ही चलाने होते तो हमको इसकी जरूरत नहीं थी, बस साइमल्टेनियसली चलाने हैं, इसलिए हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग स्नैप लेना चाहें तो इसकी ले सकते हैं। ये ऊपर से है पहले, और अब इसको नीचे कर दे रहा हूं मैं। ये नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है ना। ये तो हालांकि नॉर्मल प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, और ये कई तरह से यूज होता है। अब कई सारे प्रोग्राम को, जैसे प्रोजेक्ट आप कभी सी में बनाओगे ना, तो प्रोजेक्ट में भी आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि एंटर 1 फॉर दिस, एंटर 2 फॉर दिस, और अलग अलग प्रोग्राम जो होंगे आपके अलग अलग फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। तो मेनू के ऑन द बेसिस ऑफ मेनू या यूजर ड्रिवन या चॉइस ड्रिवन आप प्रोग्राम ऐसे बना के कई सारे प्रोग्राम को एक प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर सकते हो। कि जैसे आपने प्रोग्राम बनाया प्राइम नंबर चेक करने का, एक बनाया फैक्टोरियल का, एक बनाया फिबोनाची सीरीज का, और आपने मेनू में डाल दिया, तो 1 एंटर करने पे एक प्रोग्राम चलेगा, 2 एंटर करने पे दूसरा प्रोग्राम चलेगा, 3 एंटर करने पे तीसरा प्रोग्राम चलेगा। तो एक ही प्रोग्राम में आप कई सारे प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? अभी प्रोग्राम अपन नेक्स्ट क्लास से बनाएंगे इसका पूरा स्टैक का।